जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर। चल। जी आ रही है। जी ठीक है हसन भाई, आप शुरू करें लेक्चर और ऑडियंस इंशाल्लाह ज्वाइन करती जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर। जी तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था, ओवरव्यू हो गया था। ज़कात के हवाले से आज हमारा फोकस होगा और हम ज़कात को शुरू करेंगे, उसके रूल्स वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ डिस्कस हो गई थी कि ये जीसीसी सिटीजन्स के लिए है, उनके जितने भी बिजनेसेस हैं उन पर ज़कात लागू होगी। तो इसमें कुछ लॉज हैं। रॉयल डिग्री है 1951 की, ये खासा पुराना रिकॉर्ड चल रहा है यहाँ पे। जो वैट वगैरह है वो तो रिसेंट एडिशन है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी रिसेंट एडिशन है। इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक रेडका की जो रिसेंट गाइडलाइन आई है रिकॉर्ड के हवाले से। तो पहले हम साइट से पढ़ लेते हैं और लास्ट में मैं आपको शेयर कर दूंगा, साइट्स भी शेयर कर दूंगा और मैं आपको रूल्स भी शेयर कर दूंगा, गाइडलाइंस भी। तो जो जेड का डिफाइन करता है वो ये कहता है कि ज़कात पेयर हर वो बंदा होगा जो नेचुरल या लीगल पर्सन है और कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो नेचुरल और लीगल पर्सन दोनों पे है, और दूसरा बिजनेस एक्टिविटी जरूरी है अंडर अ लाइसेंस। अगर कोई बंदा यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है जो लाइसेंस्ड एक्टिविटी है लेकिन वो लाइसेंस के बगैर ऑपरेट हो रहा है तो वो इलीगल होता है। और अगर वो पकड़ा जाता है लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए से तो वो फाइन भी पे करेगा और उसकी डिफरेंट पेनल्टीज भी हैं। और चूंकि वो इलीगल एक्टिविटी है तो उसकी क्रिमिनल ऑफेंस है। जो यहाँ पे लाइसेंस्ड एक्टिविटी है वो लेने के बाद, लाइसेंस्ड एक्टिविटी है वो करने के ऊपर लीगल और नेचुरल पर्सन दोनों पे ज़कात एप्लीकेबल होगी, बशर्ते कि वो जीसीसी के सिटीजन हैं। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स भी आ जाती हैं, इसमें एलएलसीज भी, और प्रोफेशनल फर्म फ्रीलांसर सब आ जाते हैं जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। लाइसेंस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये लाइसेंसेस जारी करती है। और जब हम लाइसेंस लेंगे या कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम जेडका के साथ रजिस्टर हों फॉर ज़कात और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोथ। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा कि लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन दोनों के लिए ज़रूरी है, अगर वो जीसीसी सिटीजन है, कि वो अपने आप को ज़कात के लिए रजिस्टर कराएं अगर वो कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि लीगल पर्सन क्या होता है और नेचुरल पर्सन क्या होता है। लीगल पर्सन एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसको रजिस्टर कराते हैं, उसके नाम के साथ एलएलसी या शिरकत ज़ात मसूलिया महदूदा लगा होता है यहाँ पे। और ये एंटिटीज अपनी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो इन एंटिटीज में और जो नेचुरल पर्सन है उसमें ज़कात के हवाले से एक डिफरेंस है, वो है निसाब का। ये चीज़ आप लोग देख लें, स्लाइड देख लें कि लीगल पर्सन का और नेचुरल पर्सन का क्या डिफरेंस होता है। लीगल पर्सन एलएलसी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, अपने लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो उसके ओनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सपोज किसी एलएलसी ने लोन लिया बैंक से, तो उसके जो ओनर्स हैं वो उस लोन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जस्ट वो एलएलसी कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसके असासे कम हैं तो फिर उसके एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन ओनर से पैसा नहीं लिया जाएगा। उनका वही माल जो शेयर होल्डिंग में है, जो उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं, कैपिटल, वही यूज होगा, उससे बियॉन्ड उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो ये डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे हमने देखना है कि निसाब क्या है। जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए ये निसाब की कैद है, लेकिन जो एलएलसी हैं उनके लिए नहीं है। निसाब वो अमाउंट होती है जो अगर किसी के पास होगी तो उसको ज़कात पे करनी होगी। ये अमाउंट गोल्ड के लिए 7.5 तोला सोना और 52.5 तोले चांदी होती है। लेकिन चांदी चूंकि इनएक्सपेंसिव है तो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो सिल्वर चांदी यूज़ की जाती है फॉर मेजरिंग ऑफ निसाब फॉर एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन।
और इस निसाब में जो पर्सनल आइटम्स होते हैं यूज के, डेली यूज के, वो नहीं यूज होते, क्योंकि जो जेड का डिफाइन करता है ज़कात, वो उन उन एसेट्स को डिफाइन करता है जो इनकम जनरेशन के लिए यूज हो सकती हैं। तो ज्वेलरी चूंकि वो पर्सनल यूज की होती है, पर्सनल कार, रेजिडेंस, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अगर कोई बुलियन रखता है, प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, या सिल्वर रखता है, या अगर कोई रेंट के लिए मकान या प्रॉपर्टी रखता है, या कोई और इक्विपमेंट रखता है रेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। पर्सनल यूज की आइटम्स इसमें शामिल नहीं होते निसाब की कैलकुलेशन के लिए। एलएलसी और कॉरपोरेशंस के लिए, उनके लिए ये निसाब की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उनको अपने तमाम जो नेटवर्थ है बिजनेस की, उस पर ज़कात पे करनी होगी। ये जस्ट फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल बिजनेसमैन के लिए जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है और अंडर लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, सिर्फ उनके लिए है निसाब की कैद। तो ये अमाउंट आप नोट कर सकते हैं। 87.48 ग्राम्स गोल्ड बनता है और 612.36 ग्राम्स सिल्वर बनता है। अगर इसके इक्वल अमाउंट की नकदी है, या कोई और चीज है, कोई और अमाउंट ऑफ वेल्थ है पर्सनल यूज के आइटम्स निकाल के, तो फिर वो ज़कात एप्लीकेबल होगी उस बंदे पे, उस बिजनेसमैन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है और वो बुलियन या प्योर गोल्ड रखता है, ओन करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो क्या उसको ज़कात देनी होगी या नहीं होगी? तो आप लोग इस बारे में सोचें। और फिर ये बताएं कि अगर वो कोई लाइसेंस्ड बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर उसको देना होगा, और क्या इन दोनों केसेस में कोई डिस्टिंक्शन होगी या नहीं होगी? जी, तो अगर कोई बंदा कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी नहीं कर रहा, कहीं किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और वो गोल्ड ओन करता है या कोई और वेल्थ ओन करता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, के पर्पज से, तो उसको ज़कात नहीं देनी होगी। ये जस्ट उनके लिए है जिनकी लाइसेंस्ड बिजनेस एक्टिविटी है। तो जो जो कोर कंसेप्ट है वो लाइसेंस्ड बिजनेस एक्टिविटी है। अगर तो लाइसेंस्ड शरिया के एक्टिविटी कर मुताबिक रहे हैं। अगर वो ज़कात देता है तो वो एक अलग चीज़ है, बट लाइक एज पर जेड का उसको ज़कात नहीं देनी, राइट? जी जी बिल्कुल, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया, दोबारा कर लेते हैं कि जो रेगुलेटरी ज़कात है वो अलग है, और जो रिलीजियस ज़कात है वो अलग है। रिलीजियस ज़कात के लिए तो वो उसमें प्राइवेट देनी है, ठीक है। और अगर उसने जेडका के, हम चूंकि यहाँ पे सऊदी टैक्सेशन देख रहे हैं, तो जेडका जो ज़कात लागू करता है हम वो पढ़ रहे हैं। वो इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं लाइसेंस्ड एक्टिविटी के और जीसीसी के सिटीजन हैं, उनके लिए ज़कात देना जरूरी है यहाँ पे। अगर वो नन जीसीसी कंट्रीज के सिटीजन है तो फिर उन पर ज़कात नहीं है। इसमें रिलीजन की कैद नहीं है। अगर कोई नन मुस्लिम है और वो जीसीसी कंट्रीज का सिटीजन है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है अंडर अ लाइसेंस, तो उसने ज़कात देनी होगी। तो ये रेगुलेटरी ज़कात डिस्कस हो रही है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कर रहे। राइट। जी सर। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एसेट्स जो इनकम जनरेशन के काम आ सकते हैं, सिर्फ वही एसेट्स हैं जो ज़कात में यूज होंगे, ज़कात कैलकुलेशन में। अगर कोई पर्सनल आइटम्स हैं वो यूज नहीं होते। अब यहाँ पे चूंकि पहले मैंने आपको निसाब का बता दिया, वो इंडिविजुअल और उन लोगों के लिए है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं रखते, जो लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, उनके लिए है। जी एहसान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि दो वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें, जैसे आपने बताया कि इंडिविजुअल्स के लिए जो बिज़नेस करते हैं, उनके जो बिज़नेस एसेट्स हैं, उनका 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मालियत के जो एसेट्स होंगे उसके ऊपर ज़कात लगेगी। सो ये जो वैल्यू ली जाएगी, क्या ये बुक वैल्यू ली जाती है या फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट होती हैं? जी जी, इसकी 52.5 तोले चांदी निसाब के पर्पज के लिए फेयर मार्केट वैल्यू यूज की जाती है। इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे तो कैलकुलेशन के फेज में। ठीक है शान, फिल वक्त हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे आते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस ठीक है जी, करते हैं। ठीक है जी, जी, थैंक यू। तो जो पर्सनल वेल्थ के आइटम्स हैं वो नहीं इसमें यूज होंगे। तो कौन से एसेट्स यूज होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसमें वो एसेट्स जो इनकम जनरेशन के पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं वो होंगे। अगर कोई पर्सनल ज्वेलरी है तो वो चूंकि इनकम नहीं जनरेट करती,
इसलिए उसको नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई और चीज़ है, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी रखी हुई है रेंट करने के लिए अपने घर के अलावा, तो वो इसमें इंक्लूड होगी। फिर ये आ जाता है कि जो निसाब है, अगर वो किसी का है, सपोज 52.5 तोले चांदी के बराबर उसकी रकम बनती है, तो क्या उसको ज़कात किस पे देनी होगी? तो उसको तमाम अपने जो एसेट्स बन जाते हैं, बिजनेस एसेट्स, इनकम जनरेटिंग एसेट्स, उन पे देनी होगी। ज़कात के लिए निसाब निकालना ज़रूरी नहीं है, निकालना नहीं है उसने, जस्ट एक ट्रिगर है ये। अब आ जाते हैं ज़कातेबल एसेट्स कौन से हैं ज़कात बेस में जो हमने इंक्लूड करनी है। इसमें कैश और बैंक बैलेंसेस आ जाते हैं, इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स जो ट्रेडिंग के लिए आपने रखी हुई हैं वो आ जाती हैं, प्रीपेड इनकम आ जाती है, कैपिटल और रिजर्व्स आ जाते हैं, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं, अगर वो किसी एसेट को फंड करने के लिए यूज हो रही है तो। ये चीज़ आप नोट कर लें, देख लें स्लाइड को। कैश और बैंक बैलेंस, लिक्विड एसेट्स सारे आ जाते हैं, लाइबिलिटीज वो आ जाती हैं जो कि किसी एसेट को, किसी फिक्स एसेट को फंड करने के लिए यूज हो रही है। तो कौन से एसेट्स हैं जो नॉन ज़कातेबल हैं, जो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे? वो फिक्स्ड एसेट्स जो ऑपरेशंस में यूज होते हैं लेकिन रीसेल के लिए नहीं रखेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो हो गए, वो नहीं आप शामिल करेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो इंटेंट फॉर सेल नहीं है। और देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, बूट हो गया या बीओ हो गया, इन सबको आपने इंक्लूड नहीं करना। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ कॉस्ट इनकर होती हैं, लाइसेंस लेते हुए इनकर होती हैं, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और जैसे कि मैं बता चुका कि पर्सनल एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद ज़कात बेस की कैलकुलेशन की तरफ हम चलते हैं। ये नेटवर्थ जो होगी उस पे होता है बिजनेस की, नॉट ऑन इनकम। तो ऐसे हो सकता है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कि लॉस में है लेकिन उसके ऊपर ज़कात लागू हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनकम हो और आपको ज़कात ना देना पड़े। सो जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो हमने कब देखना है, कि जीसीसी ओनर्स हैं या नॉन जीसीसी ओनर्स हैं, ये हमने ऑन द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर देखना है। हर बिजनेस का डिफरेंट फिस्कल ईयर हो सकता है। तो इसमें जो लूनर या सोलर, जो भी आप चाहें, जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ करें या कमरी कैलेंडर यूज़ करें, आप कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। और जस्ट वन वन फिस्कल ईयर के बाद है। बाकी चीज़ों में तो ऐसे होता है कि आपका जो फिस्कल ईयर है उसको फॉलो किया जाता है कि आपने 30 दिसंबर तक करना है, या जो भी फिस्कल ईयर आप ऑप्ट करते हैं आपकी आपकी जो टैक्स बॉडी है उसकी तरफ से। लेकिन ज़कात के केस में स्पेसिफिक है कि आपके पास ओनरशिप अगर आई तो 1 साल उसको मुकम्मल होना चाहिए, तो उसके ऊपर ज़कात होती है। बेस में इसको हम कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज करेंगे, आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। एडिशंस हमने जो करनी है, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ये हमने एडिशंस करनी है। और जो डिडक्शंस हैं इसमें वो नेट फिक्स्ड एसेट्स को हमने डिडक्ट करना है, इंटेंजिबल एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सेल, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और एडजस्टेड नेट लॉस, इनको हमने डिडक्ट करना है। कुछ ज़कात की एग्जम्पशंस हैं जो जेड का दे सकते हैं। इसमें सऊदी गवर्नमेंट की होली ओन्ड कंपनीज हैं, उनको रेडका की तरफ से एग्जम्पशन है कुछ, कि आपने ज़कात नहीं देनी, लेकिन इनको ज़कात की रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। और फिर पब्लिक वक्फ जैसे वेलफेयर ट्रस्ट टाइप चीज़ है, वक्फ इस्लामिक वर्ड है ट्रस्ट के लिए ही, उसका आप इंटरचेंजेबली यूज़ करें। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो पब्लिक वक्फ वो होता है जो कि यहाँ पे जनरल वेलफेयर के लिए एक कंपनी रजिस्टर कराई जाती है, एक बॉडी रजिस्टर कराई जाती है, और इसके लिए कुछ और दीगर शराइत हैं कि इसने उन एसेट्स को, उन रिसोर्सेज को उसी तरह से यूज़ करना है जिस तरह से इंटेंडेड हो। और दीगर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चैरिटेबल इंडोमेंट्स, वो आ जाते हैं। उनको रेडका की तरफ से छूट है कि वो ज़कात नहीं पे करेंगे। एंटिटीज ओन्ड इंटायरली बाय एग्जेम्प्टेड पार्टीज, इन कंपनीज की कोई सब्सिडरीज हैं, पब्लिक वक्फ की कोई सब्सिडरी है, होली ओन्ड कंपनीज जो सऊदी गवर्नमेंट की है उनकी कोई सब्सिडरी है, तो उनको भी ज़कात के हवाले से छूट है। इनके लिए ज़रूरी है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें ताकि
इनको ये एग्जम्पशन मिले। इसके बारे में ये है कि रेट का अगर कोई एग्जम्पशन दे देते हैं तो वो विदड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर वो ये देखते हैं कि आप उस तरह से यूज नहीं कर रहे एसेट्स को जिस तरह से इंटेंडेड है। तो अब मैं आपको कुछ रूल्स वगैरह शेयर करता हूँ। ये तो अब हम ये रूल्स देखते हैं कि आपको रेटका की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये रिसेंटली जारी हुए हैं रेटका की तरफ से, तो न्यू हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह में आप पढ़ सकते हैं कलेक्शन ऑफ ज़कात वगैरह के ये रूल्स। ओके, पहले ये था कि डिफरेंट रेगुलेशंस थे, तो इस रेगुलेशन में ये जो अभी रिसेंट गाइड आई है इसमें सारा कुछ को क्लब कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। ओके, पहले हम रूल देख लेते हैं कि बेस कैलकुलेट करने के लिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल ऐड होगा। हाँ, शेयर कैपिटल ऐड होगा, रिटेन अर्निंग्स ऐड होंगी, रिजर्व्स ऐड होंगे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ऐड होगा। और फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वही यूज होगा जो कि जो आप फिक्स्ड एसेट्स को फंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपके 10,100,000 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है लेकिन 800,000 फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज हो रहा है, तो फिर आपने 800,000 को लेना है। आबिद, हनीफ और हैदर आफ्ताब। आबिद, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन था कि जेटका के ऊपर ये अरबी में अवेलेबल है या इंग्लिश में अवेलेबल है? जी जी, मैंने जो आपको शेयर किया ये जेटका की वेबसाइट से डाउनलोडेड है। ओके ओके। सेकंड आपको सर हम मिल गई? जी जी। सेकंड हम नेटवर्थ के ऊपर ज़कात देते हैं, तो जो नेटवर्थ आती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो अकाउंट्स बनते हैं वो नेटवर्थ रहेंगे ना हम? जी जी, यहाँ पे तो सोपा एक जी 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 एक सोपा बॉडी है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जैसे पाकिस्तान में आई कैप है, तो उसके स्टैंडर्ड्स हैं कुछ इस हवाले से, वो यूज किए जाएंगे। क्योंकि जो नेटवर्थ है वो तो रिप्रेजेंट कर रही होती है, फिक्स एसेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो हम हाँ जी, हाँ जी, एडजस्टमेंट्स करेंगे इसमें। जी जी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं जो कि हमने लेने हैं और कुछ एसेट्स हैं जो नहीं लेने। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो हेल्ड फॉर सेल नहीं है वो नहीं यूज होते इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स हो गए या
कोई ऐसे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं लेते, इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी नहीं लेते। ठीक है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो आते हैं नेटवर्किंग नेटवर्थ में आते हैं, लेकिन उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो इनकम जनरेशन के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होते। ओके, इन्वेंट्री हो गई वो लेंगे, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है वो नहीं लेंगे। तो हम अपने आईएफआरएस के जो अकाउंट्स हैं या किसी भी स्टैंडर्ड्स के अकाउंट्स हैं उसमें नेटवर्थ की फिगर को देखेंगे ना कि नेटवर्थ कितनी फिगर आ रही है, एक ही फिगर होगी हमारे बैलेंस शीट के अंदर, उस फिगर को उठा लेंगे या उसमें एडजस्टमेंट होगी बाद में? नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि चलेंगे। ओके। सोकपा के कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, कि रेडका ने जो ज़कात की बेस कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं चीज़ें, वो हमने करनी है। उसमें कुछ एसेट्स जो कि एक्सक्लूडेड होती हैं वो हमने निकालने हैं। ओके, थैंक जी हैदर आफ्ताब, अकबर अली, जी ये लाइबिलिटीज का आपने एक चीज अस्सलाम बताई थी वालेकुम। कि चने हैदर आप पूछ लें, बोल जी लें। जी वो लाइबिलिटीज की आप एक चीज बता रहे थे कि उसमें हमने वो वाली आई थिंक आप लाइबिलिटीज बता रहे हैं जो कि हमने एक्सक्लूड करनी है, तो वो थोड़ा रिपीट कर देना। और सेकेंडली ये था कि स्लाइड्स कल की आपने मेरे ख्याल से शेयर नहीं की। तो हाँ अगर जी, स्लाइड्स हमें लेक्चर से पहले अगर मिल जाए ना तो वो साथ खुली हो तो हम थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा काफी। चले ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, साइज भी शेयर कर देता हूँ। और लाइबिलिटीज का मैंने कहा था कि लाइबिलिटीज आपने तब निकालनी है जो यूज वो करनी है आपने, लाइबिलिटीज जो फिक्स्ड एसेट्स को फंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फार्मूला है मैंने, हाँ जी, तो जो बेस है उसमें एडिशंस क्यों है, वो कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। और जो डिडक्शंस है वो नेट फिक्स्ड एसेट्स है। तो चूंकि ये लायबिलिटीज यूज हो रही होती हैं फिक्स्ड एसेट, ये एज्यूम किया जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स को पहले फंड करेंगी और फिर वो दीगर एसेट्स पे यूज होंगी, करंट एसेट्स पे। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म हाँ, लायबिलिटीज को उतना ही यूज करते हैं जितना हम फिक्स्ड एसेट्स को फंड कर रहे हैं। अगर हमारे टोटल फिक्स्ड एसेट्स 800,000 की हैं और 100,000 की हमारी लायबिलिटीज हैं, तो फिर हम 800,000 का अमाउंट लेंगे और नेट फिक्स्ड एसेट्स को हम उसके बाद डिडक्ट कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है जो कि डेटका की तरफ से दिया गया है। तो ये लाइबिलिटीज इस तरह से हमने करनी है कि सिर्फ वही यूज करनी है जो हम फिक्स्ड एसेट्स को फंड करने के लिए कर रहे हैं, वो हमने ऐड करनी है, क्योंकि लेटर ऑन हम फिक्स्ड एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे इससे। ठीक है, चलें ये जब हम बाद में वर्किंग करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो थैंक्स। जी जी, अकबर अली, आबिद हनीफ, आप कुछ पूछना चाह अस्सलाम रहे हैं? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम अकबर। सर, इफ यू वुड लाइक टू अलाउ मी टू ऐड समथिंग, मैं सिर्फ मैंने देखा कि कुछ कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। एक्चुअली होता ये है कि हम आईएफआरएस की बेस पे जब अकाउंट्स बनाते हैं वो फाइनलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ऑडिटर से ज़कात पर्पस अकाउंट से अलहदा से बनते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। जी जी, आप और ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन अकाउंट्स में हम एडजस्टमेंट्स डालते हैं और जी उसकी जी, बेस पे फिर ज़कात कैलकुलेट होती है। तो उसमें जी जी, एडजस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे डालते हैं, अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी है तो कंसोल किया होता है, तो आईएफआरएस की बेस पे हमने उसको कंसोल किया होता है, लेकिन जब ज़कात पर्पस बनाते हैं तो फॉरेन सब्सिडरी को हम निकाल देते हैं। इसी जी तरीके जी, से अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लोन्स अगर बार बार ये सर, वैसे ये जो चीज़ मैं बताने लगा हूं ना, ये इस बार मुझे पता चली कि जब हम ज़कात पर्पस अकाउंट्स बना रहे थे तो ऑडिटर ने मुझे कहा, कहता यार ये शॉर्ट टर्म लोन्स किस नेचर के हैं? तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म है। कहता नहीं, ये दोबारा आपने रीफाइनेंस करवाए, मतलब 3 महीने का था जी और जी, आगे फिर दोबारा उसको रीफाइनेंस कर दिया, मैंने गलती से कह दिया हाँ। तो कहता ये ज़कात बेस में ऐड होंगे। तो ये एक चीज मुझे नहीं पता चली थी कि अगर आप शॉर्ट टर्म लोन्स लें और उसे रीफाइनेंस कर दें तो वो भी ज़कात बेस में ऐड अप हो जाते हैं, क्योंकि एज पर ज़कात वो उसको लॉन्ग टर्म ही कंसिडर करता है। जी एग्जैक्टली, जब तो आप शॉर्ट टर्म को बार बार हाँ रिफाइनेंस जी। कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे और फिर वो तो बस ज़कात ये बेस मैं में ऐड हो जाएंगे। बताना चाहता था, कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंट्स में, एडजस्टमेंट्स नहीं करते, ये दोबारा से ज़कात पर्पस अकाउंट्स बनते हैं, एक क्योंकि असाइनमेंट होती है जी जी, ऑडिटर के साथ, जी जी, और तो उसमें ऑडिट उसको एडजस्टमेंट्स हम करता है। डालते हैं। जी, लेकिन ये चूंकि दो चीज़ें हम इकट्ठी चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, एक इंडिविजुअल का चल रहे हैं और दूसरा एलएलसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जी जी। तो एलएलसी के केस में हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि सीपीए से हमने सोपा के जो मेंबर ऑडिटर्स हैं उनसे हमने टेस्टेशन लेनी होती है। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी, तो जो इंडिविजुअल है उसका फिल वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बिजनेसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके केस में निसाब है, बाकी के केस में नहीं है। जो चीज़ें इकट्ठी हैं दोनों में कॉमन है, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा कि LLC के लिए क्या क्या करना होगा। जी, ओके। अकबर अली, अभी भी आपका हाथ है, बताइए। एहसान अल हक, आप बताएं, पूछें। जी, आपने एक स्लाइड शेयर की थी जिसमें ज़कात के से रिलेटेड एसेट्स लिखे हुए थे कि ये एसेट्स आपने इंक्लूड करने हैं ज़कात में। अगर काइंडली आप उस स्लाइड पे आ जाएं, मैंने उस हवाले से एक सवाल पूछना है। अच्छा, इसके अंदर जो आपने ये जो प्रीपेड इनकम है, इस ये जो जिसके आगे डिस्क्रिप्शन में अर्न रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये अच्छा, ये तो बेसिकली ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी होती है कि आपने एडवांस में रेवेन्यू अर्न जो है वो कर लिया है। सो आप क्या जी इसको भी शामिल करते हैं ज़कात की उसके अंदर, बेस के अंदर, एज एन एसेट? जी, यूज करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन उसके बाद हम दो तरह से तरीके हैं इसको मेजर करने के। एक नेटवर्किंग कैपिटल मेथड है और एक ये मेथड है, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ऐसा। ठीक है जी, चलें, थैंक यू। जी जी। ओके, हमने एग्जाम्पशंस डिस्कस कर लिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ कंपनीज और कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनको एग्जाम्पशंस हैं। ज़्यादातर ये चैरिटेबल इंडोमेंट्स और जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उनकी और उनकी सब्सिडीज हैं। और इसमें इसमें आपने बताना होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए से कि हम इन एसेट्स को उधर ही यूज़ कर रहे हैं जहाँ के ये इंटेंडेड है। इसके बाद हम ज़कात कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। ज़कात में मैंने आपको जैसे जो फार्मूला दिया वो आप सामने रख सकते हैं। शेयर कैपिटल, अगर एक कंपनी का 1500,000 है सपोज, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उसकी रिजर्व्स हैं, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है और एडजस्टेड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। ये जो एडजस्टेड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, इसका मैंने आपको बताया कि जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं उसमें से सिर्फ वही लेनी है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को फंड कर रही है। ओके, ये टोटल जो सब टोटल हुआ ये 3500,000 हो गया। इसमें से हमने डिडक्ट करना है ज़कात डिडक्शंस को। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स 800,000 के लिए फंड हुए हुई हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो थी वो यूज हुई 800,000 के लिए। तो हमने 800,000 लायबिलिटीज ली, वो ऐड की, और उसमें से अब हम फिक्स्ड एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को, उनको हमने डिडक्ट कर लिया। अब 1350,000 आ गया। 3500,000 वो है जो कि एसेट्स हमने इंक्लूड किए एज पर फॉर्मूला, और फिर 1350,000 वो चीज़ हो गई जो हमने डिडक्ट करनी है रिकॉर्ड बेस से। अब आ गया 2150,000, 2.1 मिलियन, 15 मिलियन। तो अब ये 2.15 मिलियन जो है ये रिकॉर्ड बेस कहलाएगी। इसको हम यूज करेंगे और 2.5% इसके ऊपर हम लेंगे। अगर किसी बंदे के एसेट्स हैं और ये उसका टैक्स बेस बना, तो निसाब को इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ज़कात को शामिल, ज़कात निसाब को शामिल करके उसके ऊपर ज़कात लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसके ऊपर 2.5% ज़कात बनेगी जो कि 53,750 है। अच्छा, कैलकुलेशंस के मेथड्स यहाँ पे दो हैं। एक एडजस्टेड नेटवर्क मेथड है जो कि हम सरसरी सा हमने देखा, कैलकुलेशन हम लेटर ऑन करेंगे। दूसरा नेटवर्किंग कैपिटल मेथड है। जो लोग जो लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं यूज करते, नहीं प्रोड्यूस करते जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उनके लिए नेटवर्किंग कैपिटल मेथड चलता है। और बाकी ये है कि जो जिस तरह से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा रिकॉर्ड बनेगी, वो मेथड लिया जाता है। अमूमन जो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो नेट वर्किंग कैपिटल मेथड यूज करती हैं, क्योंकि उनका करंट एसेट्स खासे होते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज नेट वर्किंग कैपिटल होता है, जो कि आप लोगों को आइडिया होगा नेट वर्किंग कैपिटल का। तो नेट वर्किंग कैपिटल मेथड इसलिए यूज होता है कि उनका इस तरह से ज़कात बेस ज़्यादा बनता है और ज़कात पेएबल ज़्यादा बनता है। और जो दूसरी एंटिटीज हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करती, वो भी नेटवर्किंग कैपिटल मेथड यूज करती हैं, क्योंकि ये अगर आसान है एज कम्पेयर टू द अदर वन। जो एडजस्टेड नेटवर्क मेथड है वो जस्ट उनके लिए है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। दोनों तरह से आपने कैलकुलेट करना होगा, और जिस तरह से ज़्यादा बनता है उस तरह से हम यूज़ करेंगे, उस तरह से हम ज़कात पे करेंगे। इसके बाद ज़कात फाइलिंग और पेमेंट टाइमलाइन डिक्लेरेशन
जो है वो 120 डेज के अंदर आपने देना होता है फिजिकल ईयर के, और इसी पीरियड के अंदर आपने पे करना होता है। पेमेंट जो है वो जेडका पोर्टल से आप जब रिटर्न फाइल करती हैं तो एक इनवॉइस जनरेट होता है, और इनवॉइस नंबर को लेके आप सादात, जहाँ पे एक यूनिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट सिस्टम है, उसके जरिए से आप पे करते हैं। जब आप अपने बैंक में लॉग इन होते हैं तो सादात का ऑप्शन आता है। सादात में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालते हैं तो वो सामने आ जाती है जो आपकी इनवॉइस है, और उसकी अमाउंट आप पे कर देंगे तो वो सादात के जरिए से गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में आपको जब आएगा तो वो सादात को पेमेंट आएगी। अच्छा, सादात के सारे बैंक, कुछ ज़्यादातर बैंक इंटीग्रेटेड हैं। जो मशहूर बैंक है राजी बैंक है, और साहब है एक बैंक, ये सारे बैंक इंटीग्रेटेड हैं इसके साथ, सादात के साथ। तो वो बैंक्स जो इंटीग्रेटेड हैं उनके पोर्टल्स पे आपको ये सहूलत होती है कि आप सादात की पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू एटीएम कर सकते हैं, थ्रू ब्रांचेस, थ्रू मोबाइल बैंकिंग ऐप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहाँ तक ठीक है। जी हैदर। सर मुझे लाइबिलिटीज का आपने दोबारा से थोड़ा सा कंफ्यूजन सी है। आपने बोला कि लाइबिलिटीज वो लेनी है जो कि एसेट को फाइनेंस करने के लिए होती हो, तो हमने जी एक साइड लॉन्ग पे टर्म। वो लाइबिलिटीज ली और दूसरी साइड पे एसेट हाँ को जी। उस हाँ अमाउंट से जी। निकाल दिया, तो वो बेसिकली इम्पैक्ट कोई नहीं आ रहा उसका। जी 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 जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चल ठीक, ओके। ये हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस बारे में। चलो जजाक। जी, स्लाइड्स ठीक है। काइंडली कल की भी और आज की भी ये सब करवा दीजिए please। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ। साइड में अपडेट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं आपको हर लेक्चर के साथ साथ दिया करूँगा, पिछली के साथ न्यू ऐड हो जाएंगी। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर देते, आपके हाँ पास चलें राइट्स यहाँ हैं। पे। जी जी, वहाँ पे हो ठीक जाए है। तो हाँ इजी। चलें। हाँ चलें, वहाँ पे भी कर दूंगा। ठीक, मेरे ख्याल से सबको मिल गई है यहाँ पे। ये तो मिल गया। हाँ लेकिन ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रही हैं स्लाइड्स, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ तक जनरेट की मैंने, तो आप लोग यहाँ तक अगर देख लें, स्लाइड्स देख लें आप, इसके हवाले से कोई क्यूरी है जो यहाँ तक है वो आप डिस्कस करें मुझसे। कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी कल, और उसमें हमने गोसी को छोड़ दिया था, तो गोसी हम बाद में देख लेंगे। बाकी चीज़ें आप मुझसे कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इस लॉ की इफेक्टिव डेट क्या है, कब से ये एप्लीकेबल हुई है ज़कात की वहाँ पे एप्लीकेशन? ये चल तो ये 1952 से रहा है रिकॉर्ड, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं वो जैन 2025 से इम्प्लीमेंट हैं। इसमें कुछ मजीद क्लैरिफिकेशंस की गई हैं, वो हम सो पहले, नेक्स्ट लेक्चर में ठीक डिस्कस है, करेंगे। जी 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 जी। ठीक है। सो जी जी जो बोलिए। पहले भी बिजनेसेस थे जो कि बिफोर 2024 जो बिजनेसेस ज़कात पे कर रहे थे, जो कि जीसीसी जहाँ के ओनर्स ने अगर ओन किया होता तो वो ऑलरेडी ज़कात पे कर रहे थे। हाँ जी, रिकॉर्ड तो थी, कुछ कुछ डिफरेंस ये था उसमें, जो क्लैरिटी नहीं थी कि वो शायद ये समझा जा रहा था कि जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको भी देनी होगी। उसके हवाले से अब क्लैरिफिकेशन कर दिया कि जस्ट जो जीसीसी के बिजनेसेस हैं वो देंगे। बाकी इसमें रिकॉर्ड की कैलकुलेशन वगैरह के हवाले से अपडेट्स हैं जो रिसेंट आए। जी, मोहम्मद वसीम। जी वसीम बोलिए, आपका माइक ऑफ है।
सॉरी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि इसमें ना जो कानून आपने बताया था कि ये पहले से ही यानी कि एक तरह से लागू है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट हुई है सर? जी जी, अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो होती रही हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, होती रही हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स दिखाए। ये इनेक्ट हुआ था रॉयल डिग्री से 1951 में। तो अच्छा बेसिक सर। तो इसकी शरिया ही है, शरिया बेस है इसकी, उधर से डिराइव हुए हैं बेसिक क्लास। जैसे निसाब का कंसेप्ट हो गया, वो हो गया 2.5% की अमाउंट जो आ गई, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये बेसिकली डिराइव तो शरिया से है। इसमें रॉयल डिग्री नंबर 17-2-28 चल रही है। 1951 में ये जारी की गई थी रॉयल डिग्री। उसके बाद मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशंस आते रहे। अब ये है कि जो लेटेस्ट है उसमें सारे क्लब कर दिए गए हैं, क्योंकि वो 1 बाय 1 मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशंस आते रहे और कुछ कुछ रेडका की तरफ से रूल्स आते रहे, तो उन सारों को क्लब करके अब इकट्ठा कर दिया गया और कुछ क्लैरिफिकेशंस कर दी गई। तो चेंजेस आती रही, थ्रू आउट हिस्ट्री आती रही। ठीक सर। ठीक है। ओके। ये लॉज मेरे ओके ख्याल से सर। आप लोगों के लिए जो लॉज हैं वो लास्ट टू हैं, मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशन नंबर टू टू वन ठीक सिक्स ठीक ठीक। अगर आप सही अगर आप सर सही। गूगल अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई थ्योरी पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये अच्छा है। यूरकात ओके सर रेगुलेशंस भी ओके। पढ़ सकते हैं, और बाकी भी। ताहिर मुश्ताक, आप बताइए। जी सर, एक तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि ये काइंडली जो नोट्स हैं ये प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और सेकंडली, आपने बताया कि जो गोल्ड है जो पर्सनल यूज़ में है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी ठीक है। ओके। बात ये कर रहे थे कि कुछ एलएलसीज होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। ताहिर, आपको क्लियर है कि एलएलसी और इंडिविजुअल बिजनेसमैन में या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? ये चीज़ जी आपको जी क्लियर है। ओके। सो जो इंडिविजुअल्स हैं जो एलएलसी नहीं हैं, उनके हवाले से ये है कि उनकी एक निसाब की रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी इससे ज़्यादा वेल्थ है, नेटवर्थ है बिजनेस की, तो फिर उनको ज़कात पे करनी होगी। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर उनको नहीं पे करनी होगी। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो पर्सनल यूज के आइटम्स हैं, लाइक ज्वेलरी है या रेजिडेंस है या गाड़ी है, तो वो इस निसाब की कैलकुलेशन में नहीं यूज होगी। ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो प्योर बिजनेस एसेट्स हैं वो यूज होंगे 87.48 ग्राम्स गोल्ड के लिए या 612.36 सिल्वर के लिए। इससे ज़्यादा अगर किसी के एसेट्स हैं तो फिर उसको देना होगा। अगर इससे कम है तो फिर चूंकि उसका निसाब नहीं है तो उसको ज़कात नहीं देनी होगी। ठीक है। ये चीज़ जी क्लियर जी हुई? जी जी जी, थैंक यू। जी जी। एहसानुल हक, आप। जी, अच्छा, ये अभी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो इससे ही मेरे एक क्वेश्चन है क्या कि जो बिज़नेस एसेट्स हैं इंडिविजुअल के, सिर्फ़ वो कंसिडर किए जाएँगे। अब देखिए मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास एक गाड़ी है, जो कि वो बिज़नेस के लिए भी यूज़ करता है और वो पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है, और ऐसा डेफ़िनेट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जी सो जी उस जी केस के अंदर फिर कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी? जी, प्रोपोर्शनेट यूज किया जाएगा। ठीक है। आप जितना ज़्यादा वो बिजनेस के लिए यूज करते हैं उतना उसको बिजनेस एसेट कंसिडर किया जाएगा, और जो पर्सनल के लिए करता है वो पर्सनल यूज के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। ठीक ये आगे हम करेंगे इसको, ठीक ये है, कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये कुछ चीज़ें ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। जी वसीम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। ये सवाल है, और किसी का सवाल है? अब अगर किसी का सवाल नहीं है तो अगरचे आज थोड़ा सेशन जो है मुखसर हुआ है, तो फिर हम क्लास को रैप अप कर देते हैं। इंशाल्लाह अगले वीक में मिलते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो एवेल्युएशन कर रहे थे। ठीक है, तो आप अपने कंसर्न कोऑर्डिनेटर से कह के एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगले वीक से क्लासेस की प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, कोई क्वेरी वगैरह आयशा महमूद आप पूछना चाह रही हैं? जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने ये जो ज़कात कैलकुलेशन का बताया है ना हमें कि ये चीजें ऐड होंगी, ये चीजें माइनस होंगी, इनको काइंडली आपने ना प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को आपने कोई एग्जांपल केस स्टडी लेके ना
कि एक कंपनी है, उसकी ये चीज़ है, उसकी रिटेन अर्निंग्स हैं, ये यानी आपने एक जिसका केस स्टडी होता है ना प्रैक्टिकली, उसको लेके तो आपने फिर हमें ये समझाना है कि इसमें इस हेडिंग के अंदर ये चीजें आ रही हैं इस कंपनी की, इस चीज में ये आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्व्स हैं तो किस किस तरह के रिजर्व्स हैं, तो हाँ जी, हाँ जी मतलब वो आप उस तरीके से जब जी। हमें समझाएंगे ना। अभी तो ये हमारे पास शेयर कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, रिजर्व्स आ रहे हैं, लेकिन आप कोई भी आप एक बना लें कंपनी ऐसी इमेजिनरी सी, लेकिन उसके लिए फिर हमें अब वो जब वहां से आप उठा उठा के हमें बताएंगे ना चीजें, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर होगा। जी जी, मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा आप लोगों को। जब कैलकुलेशन हम खुद करेंगे तो आप लोग करेंगे कैलकुलेशंस, मैं नहीं करूंगा। ये तो जस्ट आपको एक सरसरी सा मैंने नो हाउ दिया कैलकुलेशन का। मैं कह रहा हूँ हाँ कि जी, अब यहाँ कैलकुलेशंस पे हम नेक्स्ट बहुत सारे करेंगे। लोग, जी सॉरी आपको जी। मैंने काटा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि ये शेयर कैपिटल क्या चीज है। उनको हाँ ये भी ये। नहीं पता होगा कि या फिर पता भी होगा तो सर हम लोगों ने कोई 10-10 साल पहले किया हुआ है, अपना एजुकेशन ली हुई है, वो बंदे के किस तरह से भूल जाता होता है। हाँ प्रैक्टिकली हम बेसिकली मे भी मिक्स। हम उस चीज को डील कर रहे हो, लेकिन हमें वैसे ये जो टिपिकल हेडिंग्स है ना ये भूल जाती है, जेहन से निकल जाती है। तो ये काइंडली आपने इसको ना केस स्टडी के तौर पर पढ़ाना है, तो फिर हमें पता लगना है सही। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं दोबारा ब्रीफ दे देता हूँ इसके हवाले से, शेयर कैपिटल के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से क्या क्या होता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता बाकी चीज़ों का भी। एलएलसी का जैसे मैंने डिस्कस किया, तो शेयर कैपिटल जनरली जो लोग कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, पार्टनर्स होते हैं किसी भी एलएलसी के, तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक कैपिटल आ जाता है जो कि पूल आ जाता है, जो कि शेयर कैपिटल कहलाता है। इसको कंपनी इन्वेस्ट करती है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो होती हैं जो कि पिछले सालों का प्रॉफिट होता है और वो इकट्ठा हो जाता है। रिजर्व कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंपनीज रखती हैं। स्टेचुटरी रिजर्व भी होती हैं और दूसरी रिजर्व भी होती हैं जो कंपनीज मेंटेन करती हैं। ये अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा साइडलाइन कर लेती हैं फॉर फ्यूचर, कुछ कंटिजेंसीज के लिए। लाइक अगर कोई एक फील्ड है, ऑयल फील्ड है, तो उसको लेटर ऑन रिपेयर करना और उसको ओरिजिनल हालत में बहाल करना यूज के बाद, तो कुछ इस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो फंड्स इधर शिफ्ट करती रहती हैं। उनको रिजर्व्स कहते हैं। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स को जो आ रहे हैं उसको एडजस्ट करके हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये कैलकुलेशन में ज़्यादा क्लियर होगा। और एडजस्टेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, लाइबिलिटीज वो होती हैं जो बैंक से या बाकी कहीं से आप लोन लेते हैं बिजनेसेस के लिए। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो साल से ज़्यादा लोग लोन लेते हैं बिजनेस में, उनको कहते हैं। इनमें से ये एज्यूम किया जाता है ज़कात लॉस के लिए कि आप एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं थ्रू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज के जरिए से फंड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वही इंक्लूड करेंगे जो फिक्स्ड एसेट्स तक हैं। अगर सपोज फिक्स्ड एसेट्स 20 हैं तो हमने 80 लाइबिलिटी नहीं लेनी, जस्ट 20 तक लेनी है। और यही दोनों साइड्स पे ऐड होंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे, तो इनका नेट इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। वेरी नाइस सर, बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। एतजाज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यहाँ पे अगर लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो, या जिस तरह से एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें एक सऊदी है और एक फॉरेनर है, तो उस केस में इसको कैसे डिवाइड करेंगे? और अगर लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी में जो फॉरेन की हमारी एंटिटी है, जो उसका पार्ट है, लेट से 50-60 जितना भी है, उसके लोन को अगर हम इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में देखेंगे तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा दें। अच्छा, आपका क्यूरी ये है आपका कि अगर दो पार्टनर्स हैं, सपोज एक सऊदी और एक नन जीसीसी, जी जी। जी, तो उनके हम ये कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन इसी तरह से होंगी जिसकी भी हैं, ठीक है। जस्ट हाँ जब फाइनल अमाउंट आएगी, सपोज यहाँ पे 60-40 है, तो यहाँ पे जो ज़कात बेस बनी है 2.15 मिलियन की, इसको हम हाँ 60 और 40 में डिवाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60% से। अगर 60% जीसीसी ठीक है। सिटीजन्स की ऑनरशिप है और 40% अगर जीसीसी की ऑनरशिप है, जितनी भी जीसीसी सिटीजन्स की ऑनरशिप है उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे इस ज़कात बेस से, और फिर इसके 2.5% को हम पे करेंगे। और अगर अगर जो है वो जो भी प्रोपोर्शन है उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ज़कात बेस की कैलकुलेशन यही है हर तरह।
ठीक है। ठीक है, अगर इसमें जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं जो एडजस्टेड लॉन्ग में से हमारा लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी जो है वो फॉरेन वाली हमारी जो भी पार्टी है उसका है, तो उसको यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं नहीं, कैलकुलेशंस तो इसी तरह से होंगी। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक अलग चीज़ है, वो एक हम आगे देख लेंगे इसको कैलकुलेशंस करते हुए मुख्तलिफ केस स्टडीज में। लेकिन जो है कैलकुलेशन है ज़कात बेस की, वो इसी तरह से होगी कि आपने लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वही लेनी है जो फिक्स्ड एसेट्स तक हैं। अपर लिमिट उसकी फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट है और वो आपने ऐड करनी है, और बाकी फिक्स्ड अच्छा एसेट्स को सही, डिडक्ट जो करना है। ठीक है, जो डिवीजन है वो आके एंड पे करनी है, यानी हाँ जी, हाँ जी, ज़कात एंड पे जो, 100 रुपीज थी तो 30 40 या जिस तरह से भी परसेंटेज है उस पर डिवाइड हाँ कर जी, देंगे। हाँ जी, और जो बच जाएगा वो आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स देने हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की भी इसी तरह से कैलकुलेशन होगी। अगर 60-40 की रेशियो है, 60 जीसीसी और नॉन जीसीसी 40 है, तो 60% जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बनेगा उसका 60% आप पे कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक बार ये आपकी आवाज़ कट रही है। अभी ठीक है। जी जी। अच्छा, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेशन वन में है वो भी थोड़ा समझा दें मुझे, इसका मुझे समझ नहीं आई है किस तरह से आप बता रहे हैं। क्योंकि एक तो आ, होता है ना एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, वो तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से कुछ और चीज मुराद है या उसी को ही कह रहे हैं? नहीं, ऑलमोस्ट वही है। ये हम कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर हमने यानी अगर नेट प्रॉफिट है और उसमें कोई चेंजेस, क्योंकि सोपा के रूल्स हैं डिफरेंट हैं, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ शेयर किया आपको उनको। अच्छा सही, जिस तरह से तो पेनल्टीज हम निकाल देते हैं या फिर डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, कुछ चीज़ें उस हैं जो तरह कि की। सोकपा की उनकी वैल्यूएशन डिफरेंट है, तो हम अच्छा उसको अच्छा। सोकपा के रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं ज़कात और इसमें। ठीक है। ठीक। और आईएफआरएस को क्योंकि ज़कात के हवाले से कोई आईएफआरएस नहीं है, तो सोकपा के रूल्स ही हम्म, इम्प्लीमेंट होती हैं। बिल्कुल सही है, उसी की वजह से फिर डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटीज की तरफ चले जाते हैं। जी जी। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसके ये कई ज्यादातर क्वेश्चन यही हैं कि इसकी कैलकुलेशन, वो इसका एक कैलकुलेटर डाउनलोड होता है मेरे ख्याल में ज़कात हाँ जी, साइट से। हाँ जी, हाँ जी। ज़कात ज़ेडका की जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से एक ज़काती के नेम से है, या इस तरह का नाम वो है एक पूरी एक्सेल वो। की फाइल है विद एनेक्जर्स, जी आई जी थिंक जी। वो डाउनलोड होती है। वही डाउनलोड करके अगर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें वो शेयरिंग फोल्डर में या हाँ नहीं, मैंने कैलकुलेशन। तो सबको पता चल जाएगा। एक्चुअली उसमें फिगर्स पुट करनी होती हैं, स्केड्यूल फिल करने होते हैं, तो वो फिर जी उसी में वो बता रहा होता है क्या कैसे कैलकुलेट होना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इजी हो मैंने जाएगा नेक्स्ट क्लास कैलकुलेशंस, में ना। हाँ जी, कैलकुलेशंस के लिए रखी नहीं हमने क्लास। हमने जो क्लास रखी थी वो जस्ट बेसिक ओवरव्यू के लिए रिकॉर्ड की रखी थी, और बेसिक रूल्स वगैरह थे जो मैंने शेयर किए। और जी जो जी जी सर, कैलकुलेशंस सही हैं कह वो रहे हैं हम आप। आगे हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमने जी, मैंने कहा कैलकुलेशंस के नेक्स्ट लिए रखी। क्लास से पहले, क्योंकि वो अरबी में भी है हाँ ना, इंग्लिश में नहीं है, हाँ वो हाँ पढ़ना पड़ेगा लड़कों को पहले। मैंने तो हाँ। उसे कन्वर्ट किया हुआ अपने लिए इंग्लिश में, लेकिन दूसरों को नहीं, तो ये वो जो मैंने मगजमारी करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको रूल्स दिए इंग्लिश ये में है तो सर। ये इंग्लिश में है। रिकॉर्ड इसकी जेडका की वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा, ओके। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि अरेबिक में कस्टम्स वगैरह के रेलिवेंट हो गई, या जो ओरिजिनल लॉज हैं, और उनकी भी ट्रांसलेशंस आपको मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट से। मैं लिंक वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी जमात। जी महमूद साहब, ये एक शुरू में जो क्वेश्चन हुआ था उसी को थोड़ी उस पर क्लेरिफिकेशन चाहिए थी कि मेरे ख्याल से एक साहब ने पूछा था कि जैसे अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फैसिलिटी है, अब वो नेचर में तो सर शॉर्ट टर्म होती है, करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई होती है, लेकिन जी अगर वो जैसे वो बार बार अगर रोल ओवर हो रही है या रीफाइनेंसिंग हो रही है उसकी, तो उसको भी एडजस्टेड नेट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शुमार किया जाएगा। सर इस पर थोड़ी क्लेरिफिकेशन चाहिए थी कि क्या ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। हाँ जी। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, तो चूंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए होते हैं इसके लिए कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, और रोल ओवर अगर हुई है तो फिर वो लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होती है, और वो ये एज्यूम किया जाता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को फंड करने के लिए यूज हो रही है, ना कि शॉर्ट टर्म को।
ठीक है। तो उससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस मेथड से हमारी ज़कात ज़्यादा बनती है ज़कात बेस, और किस मेथड से कम बनती है, तो हमने ज़्यादा वाला लेना है। तो वो हम चीज़ आगे डिस्कस करेंगे लेकिन कैलकुलेशंस अगर वो करते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो रही है तो तब भी उसको लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे? इसके लिए आपको एविडेंस देना होगा और रखना होगा क्या हमने ये उसके लिए यूज नहीं किया। ठीक है, फिर आप आगे इसको क्लेरिफाई इन क्वेश्चंस करा हम देंगे फिर उससे। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस करेंगे तो ये क्लियर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। जी जमात कोई और क्वेरी? थैंक यू थैंक यू। जी अकबर। सर ये सवाल मैंने पूछा था, जब इस बार हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैं ही ऑडिटर से लाइजन कर रहा था जो हमारा ज़कात कैलकुलेट कर रहा था ना। तो उस वक्त मुझे तब समझ नहीं लगी, तो गलती से मैंने उसे बता दिया कि हाँ यार ये रीफाइनेंस हुआ है। तो फिर इससे जान छुड़ाने के लिए सिर्फ हमने एविडेंस ये दिया था कि क्योंकि एज ए बैंक के लिए तो वो शॉर्ट टर्म ही है, चाहे हमने जितनी मर्जी दफा रीफाइनेंस किया। तो उसको फिर बताया ही नहीं कि ये हमने रीफाइनेंस किया, मतलब वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि ये शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो वो फिर वो निकल गया इस तरह ही। मैंने लास्ट टाइम कैसे निकाल दिया था इस इशू को। तो वरना वो ऐड बैक करें तो वो ज़कात बेस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक है कि बैंक का डॉक्यूमेंट ही दिखा दीजिए, बताने की जरूरत ही नहीं है कि रीफाइनेंस की है। कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी कि आपने रोल ओवर किए है तो आपने कहाँ यूज़ किए, और उसकी इंटरनल कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो आपने रखनी होती हैं। अभी आपकी कंपनी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, ऑडिट करा रही है सीपीए हाँ से? सर, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो से ऑडिट करवाया इस बार। और हाँ तो $1 बिलियन कंपनी है, ये, मोर देन $1 बिलियन हाँ इसका रेवेन्यू है। हाँ, उन कंपनीज के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनके लिए ये मेथड होते हैं। जनरली बाकी जो छोटी कंपनीज होती हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल यूज़ कर रही होती हैं। और अब आपका नहीं पता कि नेटवर्किंग कैपिटल वाला मेथड ज़्यादा नहीं आपको सर, ज़कात बेस दे रहे नेटवर्किंग हैं। नहीं है, वो अच्छा। एडजस्टेड ही है। चेंज स्टेटमेंट मतलब नेट इक्विटी को ही एडजस्ट किया हो, ओके, उसी आपने तरीके से नेटवर्किंग कैलकुलेट। कैपिटल तो डिपेंड करता है ना, नेटवर्किंग नहीं। नेटवर्किंग कैपिटल के हिसाब से आपका कम बनती होगी ज़कात बेस। जी जी। नहीं, इंडस्ट्री के मैं इस आप। तरह करके कभी देखा नहीं है, शुरू से ही एडजस्टेड ही चल रहा है। मैंने दोनों चीजें कैलकुलेट करके देखी नहीं, कंपैरेटिव नहीं किया। हाँ लेकिन शुरू से ही एडजस्टेड ही चल रहा है, लास्ट 3 ईयर से ना 4 ईयर से। ये इंडस्ट्री कौन सी है? कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल सर्विसेज। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जो कि फिक्स्ड एसेट्स कम रखती हैं, कुछ के ज़्यादा होती हैं। तो उस वजह से एक आ जाती है, इम्पेक्ट आ जाता है कि हम्म। नेटवर्किंग कैपिटल मेथड बेहतर रहेगा, कम बनेगा, या किससे ज़्यादा बनेगा। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे डिपेंड करता है कि किससे ज़्यादा बनेगा किससे कम बनेगा, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी नहीं। जिससे मेरा क्वेश्चन था कि जिस अकबर साहब डिस्कस कर रहे हैं कि जी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को हमने मैनेज किया इस तरीके से ऑर्डर के साथ कि ऑर्डर को भी थोड़ा रियलाइज नहीं हुआ। तो इस सूरत में अगर अल्टीमेटली कोई पेनल्टी रेज होती है तो ऑर्डर पे होगी या कंपनी के ऊपर होगी? डिपेंड करता है। अगर कोई अगर कंसीलमेंट होती है तो ऑर्डर ने रिपोर्ट दी थी शॉर्ट टर्म में मिसाल के तौर पे, तो अब कंसीलमेंट लेकिन अगर होती है, जी जी अगर जी कंसीलमेंट होती है तो अब इनकी कंपनी तो यहाँ पे बेस्ड है, जी रेजिडेंट एंटिटी है, ये तो खुद लाइबल होगी। लेकिन इस तरह के रूल्स हैं कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और यहाँ पे आप किसी टैक्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं तो वो ज्वाइंटली लाइबल होता है आपकी लाइबिलिटीज के लिए। अगर अच्छा। आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी लाइबिलिटीज के लिए यहाँ का टैक्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली लाइबल होते हैं। बस ये देखा जाएगा कि ऑर्डर ने सफिशिएंट मतलब कि अपना हाँ माइंड अप्लाइड किया वो या तो नहीं, सोपा अदरवाइज। जी जी नहीं, ऑडिट का केस डिफरेंट होता है और टैक्स फाइलिंग का डिफरेंट होता है। अगर टैक्स फाइलिंग हो रही है तो उसमें तो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव शामिल है और इसीलिए वो रजिस्टर्ड होता है, तो उसको ओके ओके। पेनल्टीज पड़ती हैं अच्छा अगर हाँ गलत किया चलो तो। ठीक। और जो सोकपा है वो एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से सोकपा को जवाबदेह होते हैं। ओके ओके थैंक यू। जी। सर नया टॉपिक अब कोई नहीं पढ़ना तो हम एंड कर सकते हैं फिर इसको। तो माइट भी कोई क्यूरी वगैरह रह गई हो तो डिस्कस कर सकते हैं हमें फिर।
जी जमात मलिक। जी सर, ये थोड़ा सा ये चीज दोबारा एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन, अगर ये जैसे हम इस्टेब्लिश कर दें कि जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है वो कोई लॉन्ग टर्म एसेट बनाने में यूज नहीं हो रही, तो फिर हम उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, मतलब अगर ये हम प्रूफ कर दें या इसका एविडेंस दे दें बस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। जी आबिद, आपने। सर क्या सेशन चूंकि वो एंड की तरफ जा रहा है, तो एंड से पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह वहाँ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए काइंडली। हाँ जी, ये तो शुरू में डिस्कस हुआ था। अच्छा। मेरा ओरिएंटेशन सेशन में, मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और यूएई और सऊदी टैक्सेशन दोनों में मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, गल्फ टैक्सेशन में। और रिसेंटली मैं सऊदीया में शिफ्ट भी हो गया हूँ। पहले मैं रिमोटली काम कर रहा था एक फर्म के साथ, और अभी मैं जद्दा में हूँ। ओके। ओके, ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया, आप लोगों ने देख लिया होगा। जी स्टिल आपका हैंड रेज है आबिद। सर आबिद साहब ने आई गेस के कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन माइक इनका थ्रू आउट सेशन जो है वो ऑन रहा है। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। चलिए सर, इंशाल्लाह अगले जुमे को मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह। तब तक सब लोग अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। मैं ज़रा ड्राइव कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये हाफिज जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इनको कहने दें। जी जी जी, सर, हाफिज बस साहब वो आप असल कहिए। में, जी जी सर, बस वो असल में ऐसी कोई अभी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है पीपीटी से। बस सिर्फ डाटा चाहिए था, कल वाला और आज वाला, ताकि जो हम आसानी से वो आपके चार साथ पांच शेयर दिन हो हमारे जाएगा। पास है तो हम, जी जी जी, वो हाँ, मैंने। क्योंकि असल में वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पे हम टेक्स्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें वो अभी वो ओपन हो जाएगा, 2 क्लासेस के बाद ही ओपन होता होता है, वो मैंने ओपन कर देना है भाई, क्यों टेंशन लेते हैं आप। चले, असल में नहीं सर, वो 5 दिन देना, तो मैंने कहा तब तक थोड़ी तैयारी हो जाएगी ना। हाँ जी नहीं, हो जाएगी। आप लोगों ने ये जो रूल्स हैं, मैंने क्योंकि आपको शेयर किए हैं स्लाइड्स, इसमें कुछ रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। लास्ट टू मैंने आपको बताया, ये आप पढ़ लें तो बेहतर है। इसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। तो उसमें प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये रूल्स वगैरह आप पढ़ लें तो बेहतर है। चले, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है। अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।